सर आई थिंक शुरू करना चाहिए, सर को शायद लेट लगने वाला है सर। अच्छा, तो आ जाए सर तो बहुत अच्छा, थोड़ी जल्दी है देर सर, में। और ट्रैफिक है ना, बहुत दूर ट्रैफिक सर। अच्छा, चलो हाँ। ठीक है। ठीक है संदीप, शुरू करते हैं, फिर आप शुरू कीजिए। हाँ। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर स्पेशल ओलंपिक्स बिहार काम करता हूं। और एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर मैं इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के लिए है। ये ऐसी संस्था है जो उन एथलीट्स का को स्पोर्ट्स एंड गेम्स कंडक्ट करती है जो कि जिसे हम लोग चैलेंज कहते हैं। तो ये वो संस्था है। और क्योंकि मैं स्पेशल ओलंपिक्स में हूँ और ये हमारा वेबिनार का सीरीज है जो हम लोग करते रहते हैं। हर 15 दिन के बाद हम लोग एक नया वेबिनार करते हैं और जूम के माध्यम से ही इसको किया जाता है। लेकिन जूम और हमारे एथलीट्स को समझ में नहीं आता, तो वो फेसबुक के माध्यम से, इसको हम लोग फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं, तो फेसबुक के माध्यम से हमारे एथलीट्स इस वेबिनार को देखेंगे और समझेंगे। इवन हमारे कोचेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया में और बिहार में, वो इससे जरूर ही लाभान्वित होंगे। और हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे अवतार सिंह सर का, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और हमारे गुरु रहे हैं। जब सबसे पहले मैं स्पेशल ओलंपिक्स में आया था तो जो एग्जाम मुझे ट्रेनर कोच के रूप में ट्रेनिंग दिया था तो वो अवतार सर ही थे। तो उनका हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हम हमेशा अपना कीमती समय स्पेशल ओलंपिक्स बिहार को देते हैं। और आज भी वो आए हैं साइकिलिंग के साथ। अभी तक साइकिलिंग का कोई भी हम लोग नहीं कर पाते और हम लोग भी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में ऐसे NIS कोच हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम पे, क्या कहने हैं सर के। तो चलिए हम बुलाते हैं अवतार सर को और चाहेंगे कि वो इंट्रोडक्शन करे जो हमारे गेस्ट हैं आज के। क्योंकि हमारे बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर शिवाजी जो कि स्टेट कमिश्नर रिजर्विटीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैं, वो भी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश से मे बी ट्रैफिक में वो फंस गए हैं, उनका भी मैसेज आया है, तो वो थोड़े ही देर में आएंगे। तो हम बुलाते हैं सबसे पहले अवतार सर को कि वो 2 शब्द कहें और हमारी एथलीट जो है, हमारी प्यारी सी एथलीट नंदिता जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एथेंस में, उनसे भी हम इंट्रोड्यूस कराएं। अवतार सर। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम वेलकम करते हैं आप सबका यहाँ पर। और तहे दिल से हम लोग जो बात रखनी चाहते हैं वो रखना चाहते हैं। और चूंकि ये साइकिलिंग के बारे ही बताया जाएगा, और साइकिलिंग जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हैं, उनको साइकिल चलाना कितना कठिन होता है, और उसमें साइकिल चलाकर जो लोग जीते हैं, उनमें से एक आइकॉन हमारे साथ है नंदिता। उसको मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं। और वो शुरुआत करेगी, क्योंकि कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। तो मैं नंदिता जी को बुलाना चाहता हूं जो हमारी गेस्ट हैं। नंदिता आओ बेटा, कुर्सी लेके। हासिल किया गया, हालांकि कल रात को जब जारी किया गया था एजेंडा, उसमें हाँ, नमस्ते बेटा। हाँ नंदिता, 2011 वर्ल्ड गेम में एथेंस में इसने गोल्ड मेडल जीता है। ये मैं बता दूं, ये इसका जीवन बड़ा मुश्किल रहा है। इसको कोई ऑर्फनेज में छोड़ गया था, और जब बड़ी हुई तो एक संस्था शिशु निकेतन करके है जो टाटा स्टील चलाती है, उन्होंने इसकी परवरिश की। और थोड़ी बड़ी हुई तो पता लगा कि वो एकेडमिक तालीम में, वो एकेडमिक में नहीं चल रही है, नॉर्मल स्कूल में डाला गया था। तब इनको स्कूल ऑफ होप में डाला, जो कि टाटा स्टील ही चलाती है। और उसमें बड़ी मुश्किलों से इसने साइकिल सीखी, और जब हमको हमारी नज़र पड़ी इन पर कि साइकिल चला सकती है, तो हमने उनसे, प्रशासन से रिक्वेस्ट करके इनको कोचिंग देने के लिए बुलाया। और बड़ी पक्की है ये अपने डिसीजन पर, और बहुत मेहनती लड़की है। और लगभग 2.5 साल ट्रेनिंग देने के बाद इसने पहले स्टेट चैंपियन बनी, फिर नेशनल चैंपियन बनी, फिर 2011 में स्पेशल ओलंपिक
वर्ल्ड गेम जो हुए थे वहां पर साइकिलिंग में जाकर के एथेंस में हुई थी ग्रीस में, और वहां जाकर इसने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता। तो मैं चाहता हूं कि नंदिता आप 15 अगस्त नंदिता पहले इधर सामने आ जाओ। जोर से। नमस्ते। हाँ, मैं नंदिता को रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य है तो कल ही ऐसे एक थोड़ी से गाने से शुरू करो, और ये गाना वो वर्ष से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना भी जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो, अब सुनो वर्ष से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना भी जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नंदिता। संदीप, ये मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अंतरा दूसरे गाने का भी करके उसके बाद फिर हम लोग गाना शुरू करते हैं। नंदिता, आप दूसरा गाना भी सर एक जोर से। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, और बहुत सुंदर नंदिता, बहुत सुंदर। जी सर। हम इसके टैलेंट की, मल्टी टैलेंट की दाद देते हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि इसने अपने मेडल जीतने के बाद इसकी बहुत ख्याति हुई, बहुत पॉपुलर हुई, और ये एक जगह में किसी कहीं पर काम कर रही है। ये देखो, ये इसने गोल्ड मेडल जीता था एथेंस में, और ये ब्रॉन्ज मेडल दिखाओ सामने, दिखाओ। ब्रावो। 500 मीटर टाइम ट्रायल में और 5 किलोमीटर रोड टीम ट्रायल में इसने ब्रॉन्ज, और 500 मीटर टाइम ट्रायल में गोल्ड जीता है। धन्यवाद। गुड गुड। थैंक यू सर। नंदिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है इसके पीछे का जो मेहनत है वो आप ही का है सर, क्योंकि मैंने देखा है कैसे आप एथलीट्स को तैयार करते हैं, और बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। हम चाहेंगे सर कि आप हमारे कुछ गेस्ट हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनसे भी हमें हमारा इंट्रोडक्शन कराएं, जो कि अर्जुना अवार्डीज हैं, और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आप उनको यहाँ पे लेके आए हैं सर, तो चाहेंगे उनको भी बुलाया जाए सर। हाँ हाँ, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 3 अर्जुना अवार्डी हमारे बीच में हैं। सबसे पहले मैं अमर सिंह जी का नाम लूंगा, जो अमर सिंह जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। और अमर सिंह जी नमस्कार। और अमर सिंह जी ये एयरफोर्स छोड़कर टाटा स्टील में आए थे एज ए स्पोर्ट्समैन, और बहुत मेहनत की। उस समय बिहार था, क्योंकि बिहार 2000 और 2001 के बाद चालू हुआ, और इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत कराई हम लोगों को, और इसके चलते हम लोग सिर्फ 4 या 5 एथलीट, 5 साइकिलिस्ट जाते थे और नेशनल चैंपियनशिप लेकर आते थे, और इनमें सबसे बड़ा योगदान श्री अमर सिंह जी का है। और इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल भी बहुत इन्होंने नाम किया है, अपने जुनून का, अपनी जो साइकिलिंग की कैपेबिलिटी है उनको दिखाया गया है। और मैं अमर सिंह जी से चाहूंगा कि 2 शब्द एज ए ब्लेसिंग आप सर अनम्यूट करिए अमर सर। अमर सिंह जी। Passionately, I wish every rider success and they are doing well, and we should promote them whatever best possible in the country. And nowadays, of course, government is also helping in this particular sport, and I wish everybody all the best. And
धन्यवाद अमर सिंह जी। अब मैं दूसरी जो अर्जुना अवार्डी विनर है मिसेस मिनोती महापात्रा, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्क्रीन पर आए और दो शब्द अपने बारे बोले। मिनोती महापात्रा इन्होंने भारत का स्टैंडर्ड ऊंचा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये ट्रैक की साइकिलिस्ट थी और इनके नाम से कई नेशनल रिकॉर्ड वगैरह हुए और इन्होंने भारतीय साइकिलिंग का स्तर बहुत ऊंचा किया। वेलकम मिनोती जी। नमस्कार, आई एम ऑडिबल? यस यस। नमस्कार, सबको स्वतंत्रता दिवस के लिए हार्दिक अभिनंदन बोलते हैं। और पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि अवतार सिंह जी ने जो शुरू किए हैं ये साइकिलिंग, उन्हीं का चलते ही ये जो साइकिलिंग आज कॉमनवेल्थ गेम्स बोलिए कि आपका वर्ल्ड में जो रैंक आया है, ये फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये तो नॉर्मल साइकिलिस्ट, नॉर्मल प्लेयर्स के लिए तो गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है, लेकिन जो लोग को कोई पूछने वाला नहीं था। मैं तो अवतार सिंह जी के लास्ट 10 ईयर से जुड़ी हूँ, बीच बीच में बातें करती रहती हूँ और उनका जो रहा है ये उनका साइकिलिंग के लिए लगाव और उसी के लिए ये जो बच्चे लोग ऊपर आ रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और ये हमारा लड़की को मेरा हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन और आशा करती हूँ और भी आगे हमारे खाली साइकिलिंग में नहीं, दूसरा खेल में भी जाते हैं, जिसको अवतार सिंह जी ने कर रहे हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, उनका एनजीओ काम कर रहा है इसी में, जो और भी ऊपर जाएगा, भारत का नाम बहुत रोशन करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सी यू ऑल। थैंक यू विनोदी जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं विदेश में रह रही आर्मिन आराधना जी जो अर्जुना अवार्ड विनर हैं और मिनोती जी भी अर्जुना अवार्ड विनर थी, इन्होंने भी ट्रैक साइकिलिंग में अपना नाम बहुत रोशन किया है। इनके पिताजी एयरफोर्स एयर इंडिया में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्मिन, वो लेकर आते थे। और आर्मिन और जैस्मिन दो बहनें थी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से साइकिलिंग की और पटियाला और कई जगह में इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और बहुत सॉफ्ट स्पोकन, वेल मैनर्ड और बहुत डिसिप्लिन वाली ये लड़की थी। हम लोग तो लड़की के रूप में देखें और ये अभी इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला था 1983 में। मैं चाहता हूं कि आर्मिन जी आप अपनी थोड़ी सी व्यूज शेयर करिए इस वेबिनार के ऊपर। Namaste, Avtar ji. Thank you very much. Very happy to see everybody and Independence Day Mubarak. I'm so grateful to see all the wonderful things that you're doing with so many people. So happy to hear about Nandita, and I wish you lots of success with everybody who you are training. Thank you. थैंक यू अरविंद जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप लोग आए यहाँ पे, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने अर्जुना अवार्डीज आए हैं यहाँ पे और हमारे स्पेशल एथलीट्स को आपने ब्लेस किया है, उसके लिए हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम चाहेंगे अवतार सर से कि सर जो हमारे अगले गेस्ट हैं जो कि डॉक्टर मैक्सवेल ट्रेवर सर का, उनका इंट्रोडक्शन करें सर, और जो कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से हैं। मैं डॉक्टर मैक्सवेल ट्रेवर को स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहता हूं। ये साइकिलिंग के सबसे बड़े ज्वेल हैं भारतीय साइकिलिंग के और इनके बारे में बताऊंगा। आप काइंडली मैक्सवेल जी आप स्क्रीन पे आइए। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर मैक्सवेल, कैन यू हियर अस? Yes, Avtar, I can hear you loud and clear. हाँ, मैं जितने भी आज अटेंड कर रहे हैं मैं उनको बड़ी खुशी और फक्र से बताना चाहता हूँ। डॉक्टर
मैक्सवेल के बारे, ये अभी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। और इनके पहले मैं इनके बारे में कुछ बताऊं, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूं, जिसके चलते साइकिलिंग आज के दिन में बहुत राइज किया है नॉर्मल में, नॉर्मल साइकिलिस्ट में। सबसे पहले ओंकार जी आते हैं, जो कि एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और इनके अंडर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, और इन्होंने साइकिलिंग को बहुत अपलिफ्ट किया है। साथ में मिस्टर वीएन सिंह जी हैं, मैक्सवेल ड्राइवर तो हैं ही, सुबोध पावले जी हैं, आर.के. शर्मा जी हैं, अभिजीत सेठ जी हैं, अजीत सिंह हैं, सुदम हैं, और पूरी सीएफआई की टीम इतनी मेहनत से और इतनी लगन से साइकिलिंग का स्टैंडर्ड स्तर ऊंचा कर रही है, हमें बड़ी खुशी है। अगर मैं मैक्सवेल जी के बारे में बताऊं तो ये 10 बार नेशनल साइकिलिंग चैंपियन रह चुके हैं, और 2 नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम इन्होंने बैटल किए थे, टाइम ट्रायल और स्प्रिंट के, जो कि फास्टेस्ट साइकिलिंग मानी जाती है। उसकी टाइमिंग जो स्प्रिंट की थी वो मॉस्को ओलंपिक से 0.04 कम थी। एक समय था ऐसा कि इतना इनका स्तर अच्छा हो गया था उस समय, और अपने टाइम में बहुत अच्छी साइकिलिंग करते रहे थे। और ये अकेले भारतीय हैं जो जिन्होंने डॉक्टरेट की है पीएचडी में साइकिलिंग गेम के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और यूसीआई जो फ्रांस की मदर बॉडी है हमारी, उसके लेवल 2 के कोच हैं, और इन्होंने इनके नाम की साइकिलिंग एकेडमी है सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में, और ये चलाते हैं, और अंडर प्रिविलेज लड़कों को भी बहुत सहारा देते हैं साइकिलिंग में। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। और इनकी 40 साल का अनुभव है साइकिलिंग में, और नेशनल और इंटरनेशनल कमिश्नर हैं जो साइकिलिंग की गेम कराती हैं, उनके कमिश्नर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस चैंपियनशिप को सही ढंग से चलाया जाए। तो ये उसके कमिश्नर हैं नेशनल और इंटरनेशनल साइकिलिंग के। तो मैं मैक्सवेल जी से कुछ अनुरोध करूंगा। मैक्सवेल जी हमारे, आप तो ज्वेल हैं साइकिलिंग के भारत में। आप 2 शब्द हम लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में बताइए, और खास करके जो स्पेशल ओलंपिक भारत बिहार है, उन्होंने ये स्टेज हम लोगों को दिया, हम लोग धन्यवाद करते हैं उसका। मेरे लिए आज एक बहुत खुशी की मोमेंट है, खुशी की बात है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग के साथ में हिस्सा ले सकता हूँ। दिस इज अ एक्सट्रीमली नोबल कॉज, एंड आई थिंक you guys are doing a great job. It is really great to be on this platform with great names like Amar Singh ji, Armin ji, Minoti ji, Avtar ji, and the work that Avtar is doing. At the very outset, I would like to thank Dr. Sivaji Kumar, Commissioner Disabilities, Government of Bihar. For anyone to work in this area, you have to be extremely sensitive. And I believe that Dr. Shivaji Kumar, he is extremely sensitive to the cause of any kind of a disability. I would rather call them special abled than disabled. So working with special abled children, I think it's a noble cause, and hats off to all these people. Dr. Shivaji Kumar needs no introduction in this area. He's been working in this field for many decades. He's been responsible for improving the facilities, not only in Bihar, but beyond the borders of Bihar. And he's been a blessing to this community. In fact, I believe people like this are the ones that make a change in our society. And I'm really thankful to be part of this webinar on cycling for this great cause. And if I have to talk about Avtar Singh, then I would need all the time this webinar has to give me, and that still won't be enough. Avtar Singh needs no introduction in the field of cycling. He has been the national champion 7 times. He has broken multiple records. He's been the first one to go out and change the very what should I say? He's transformed cycling in his days. He has got many laurels to his name, and I had the privilege of being in the 1982 Asian Games team when Avtar Singh was the captain. He is an extremely noble person. He's been talking so much about others, but as I told you, if I need to talk about him, I need all the time on this platform. He's been doing this kind of a good work, these noble causes, even when he was in cycling. I can relate to so many good things
but I would need a lot of time more for that. So I really thank Avtar Singh for giving us this opportunity to be part of this. And on behalf of the Cycling Federation of India, I would like to just mention here about the Cycling Federation of India. Avtar has already said, but the Cycling Federation of India is transformed cycling in India in the last 5 or 6 years. Today, you could see that we have world champions in cycling. If you look at the UCI world ranking list, if you go back 10 years, 12 years back, it was very difficult to see any Indian cyclist's name on this big long list. You know, it's more than 200. But in the last few years, if you look at this list, the first few names, the first 5, 6 names, all Indian cyclists' names appear, and that credit goes to the Cycling Federation of India. And that's not all. All the countries in Asia, in this big continent, recognizes the Cycling Federation of India, and they know the good work that was done, not only the Asian Confederation, but the UCI as well. And because of that, I would like to tell you, Sri Onkar Ji, the chairman of the Cycling Federation of India, was elected in the Asian Cycling Confederation. Now, you should understand that 49 countries are in this huge continent of Asia. And he was elected among these. And there are some real big names in cycling: Japan, Korea, Malaysia, you know, a list goes on. But in all these big names, it's a pride to us that an Indian was selected as the General Secretary of the Asian Cycling Confederation. And to be elected in this post, I think you need a lot of great abilities, and that's what they've seen. Under the leadership of Sri Onkar Singh Ji, cycling was transformed in India. And I think the support towards cycling is immense to all cyclists, and I'm very sure that the Federation will also be very happy with what Avtar Singh is doing. His contribution in this field is outstanding. There's no words that I can express my gratitude and thankfulness to him. As I said, these are the people who make a change in society. And I thank Avtar Singh once again for giving me this opportunity of being part of this great platform, this great webinar. I also thank the BR Olympic, Special Olympics for organizing and conducting this. And I once again thank Dr. Shivaji Kumar Ji for being part of this and doing so much and changing the whole. I've been reading so much about him. As I said, I can go on, but I think this time belongs to Avtar Singh. So I give it over to Avtar. Thank you all once again. And it was great to be part with all great names in cycling after so many years. Thank you, Avtar. धन्यवाद मैक्सवेल। बहुत आपने ब्रीफ जानकारी, बहुत विस्तृत जानकारी दी हम लोगों को, जो हम लोगों को कई चीजें पता नहीं थी, और साइकिलिंग अभी किस मुकाम पर पहुंची है और ओंकार सिंह जी के चलते। और काश हम लोगों के समय भी ओंकार सिंह जी होते तो हम लोग जरूर मेडल लेके आते इंटरनेशनली। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट हैं जो डॉक्टर शिवाजी सर आ चुके हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि वो भी करें और फिर हम लोग इसको शुरू करें। वो सही समय पे आ गए हैं उन्हीं का। शिवाजी सर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सर? नमस्कार। मैं अभी ऑन द वे हूँ, अभी जस्ट मैं 10 मिनट में ऑफिस पहुँचूंगा। आप अपनी बात को जारी रखें। मैं अंतिम में चाहूंगा कि मैं अपनी बातों को रखें। आई एम सॉरी कि मुझे टाइम का पता नहीं था। मैं अभी जुड़ा हूँ, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ। मैं रास्ते में, आप देख सकते हैं गाड़ी जा रही है, तो जस्ट मैं ऑफिस पहुंचकर मैं जुड़ूंगा। तब तक आप अपनी बात को जारी रखें और मैं अंतिम में अपनी बात को रखूंगा। इससे पहले मैक्सवेल जी जो बता रहे थे, मुझे अच्छा लगा। अवतार सिंह जी तो हम लोग काफी सीनियर हैं और हमेशा मानता हूँ कि वो स्पोर्ट्स के लिए बने हैं। तो मैं अपनी बातों को अंतिम में रखूंगा। मेरी शुभकामनाएं हैं संदीप को कि आप इस काम को, अच्छे काम को जारी रखें। धन्यवाद। मैं अंतिम में बात को अपनी रखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अवतार सर, इट्स अप टू यू नाउ। धन्यवाद शिवाजी, डॉक्टर शिवाजी। और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे बताया उन्होंने, शिवाजी जी रास्ते में हैं और आकर के वो अपनी बात रखेंगे। हमारे जैसा मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में, बहुत से लोग, बहुत से
साइकिलिस्ट है, बहुत से कोचेज ऐसे भी हैं जो स्पेशल ओलंपिक के बारे नहीं जानते हैं। और ये चूंकि इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए संस्था है, थोड़ा सा मैं उनको ब्रीफ करके तब मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा बता दूं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। प्रीफाउंड एक होता है, एक सीवियर होते हैं, एक माइल्ड होते हैं और एक मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट और माइल्ड, प्रीफाउंड, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड। माइल्ड और मॉडरेट को हम लोग स्पोर्ट्स, खास करके साइकिलिंग जैसी गेम करा सकते हैं और उनमें बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन पहली जो स्टेजेस हैं उसमें क्योंकि उनकी संभाल बहुत मुश्किल होती है, तो हम लोग उन्हीं को लेकर करते हैं। और यही 2-3 गेम्स हैं, स्पीड वाली गेम जो रोलर स्केटिंग और स्विमिंग और साइकिलिंग, इसमें माइल्ड और मॉडरेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिसका भी IQ 70 से नीचे हो वो हमारे स्पेशल ओलंपिक के ग्रुप में आता है और वो पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। चूंकि बहुत से स्पेशल ओलंपिक के बारे में बताऊंगा, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के बारे ही बताऊंगा, क्योंकि उनको साइकिलिंग कराना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है। कहीं पर उनको रोड में छोड़ो, उनको कहो कि वहां से घूम कर आ जाओ, तो वो जाकर जहाँ ढलान देखते हैं उधर ही मुड़ जाते हैं। उनको कैसे वापस लाना है, कभी रोड सेंस नहीं होता, ब्रेक सेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोगों की अथक लगन के कारण वो उन्होंने इंटरनेशनली कई मेडल जीत चुके हैं। और जब से मेरी भी 38 साल इस क्षेत्र में हो गई है सर्विस, और स्पेशल ओलंपिक भारत की जब टीम लेके जाता था, और अभी तक साइकिलिंग में लगभग 30 से ज्यादा हम लोगों ने इंटरनेशनली मेडल जीत चुके हैं, और जिसमें नंदिता को अभी आपने देखा। और अभी थोड़ी सी अभी मैं हम साइकिलिंग के ऊपर आ जाते हैं, चूंकि साइकिलिंग का वेबिनार है। तो चूंकि स्पेशल एथलीट के जो कोचेस, ट्रेनर, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वो उनको इतनी साइकिलिंग की समझ नहीं होती कि साइकिलिंग क्या है, उसके डिटेल्स क्या है उसकी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता कर भी मैं आगे आऊंगा। देखिए, साइकिलिंग स्पीड गेम है, और जब भी कोई चीज स्पीड में चलती है तो हवा का रेजिस्टेंस उसको बहुत मिलता है। हवा की ताकत इतनी है कि उसको आगे बढ़ने से रोकती है। तो साइक्लिस्ट का एक फर्ज बन जाता है, उसके कोच का फर्ज बन जाता है कि साइक्लिस्ट को ऐसी पोजीशन दे कि उसको हवा का रेजिस्टेंस कम आए और वो हवा को चीरता हुआ आगे निकल जाए। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ मैं इस मोबाइल से ही देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल इस तरह बहुत तेजी से हवा में बढ़ रहा है, तो इसका जो सरफेस वॉल्यूम है ये बहुत ज्यादा है और इसको ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा। आपने कभी देखा होगा, कार में जा रहे हैं, कभी हाथ कार से बाहर निकाला तो हाथ को पीछे फेंक देता है, या ट्रेन से हाथ निकाला, इतनी हवा का प्रेशर होता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं। सबसे पहले, अगर ऐसे चलता है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है और साइकिलिंग को खींचने में, उसको पैडल करने में बहुत जोर लगता है। अगर इसी को हम लोग ऐसे कर दें, ऐसे इधर बढ़ रहा है, तब उसकी सरफेस वॉल्यूम सिर्फ यही रह जाती है, ये रह जाती है सरफेस वॉल्यूम, और उसमें रेजिस्टेंस कम आता है, और वो जितनी उसकी क्षमता है अपनी क्षमता को और बढ़ा करके साइकिल को तेज चला सकता है। ये एक मैं ले मैन की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, क्योंकि कोचेस हमारे पास बहुत अच्छे हैं, वो समझा, उनके लिए बहुत ये बारीकी बहुत थोड़ी सी होगी, लेकिन फिर भी जो ले मैन है इसके लिए उनको बता रहा हूँ। तो ऐसे अगर कोई चीज बढ़ती है तो सरफेस वॉल्यूम बहुत कम होने के कारण वो तेजी से बढ़ सकता है। अगर इसको भी कम करना है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो ये सरफेस वॉल्यूम यहाँ से घट करके इतनी हो गई, और ये अपनी कम ताकत में क्षमता के अनुसार और तेज जा सकता है। तो ये तो हुई नॉर्मल बात। अच्छा, इससे भी बढ़कर अगर हम लोग इसकी शेप में ये सरफेस ला दें गोल, ताकि हवा आए और स्लिप करके साइड से चली जाए, तो वो उतनी बाधा नहीं डालती है। उसको जो एरोडायनामिक पोजीशन कहते हैं। तो ये तो ज्यादा सरफेस वॉल्यूम है। ऐसे गोल अगर कोई चीज है, अगर वो हवा में तेजी से चलती है
उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, हालांकि जो जिसकी सरफेस ऐसी या होती है इसमें हवा में चलती है। तो इसीलिए हमेशा साइकिलिंग की कोशिश होती है कि वो आगे झुक करके ऐसे अपनी सरफेस वॉल्यूम कम करे और हवा का रेजिस्टेंस तोड़े। एक बात और हल्की से बताना चाहता हूँ, जब ऐसे साइकिलिस्ट चलता है तो इसके पीछे एक हवा क्रिएट होती है जो कि वैक्यूम तो नहीं कहूंगा, ऐसी हवा जो इसने चीर दी है हवा ने, और इसके पीछे जो है वो थोड़ा सा कम दबाव वाली हवा होती है। अगर उसके पीछे कोई साइकिलिस्ट है उसका कम जोर लगता है। तो हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा साइकिल की रेस में एक के पीछे एक चलते हैं। जो पहले वाला फ्रंट का राइडर है उसका बहुत जोर लगता है, 100% जोर लगता है, उसके पीछे हो सकता है 70-80% जोर लगता हो। तो इसीलिए वो एक तरह से ड्रैग होके आ जाता है उसके सामने, और उसको टर्बुलेंट विंड कहते हैं जो इसके पीछे जनरेट होती है, और इसका फायदा हम लोग साइकिलिंग में बहुत ज्यादा लेते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड में जो फ्रांस, यूसीआई फ्रांस की है जो मदर बॉडी है, उसने ये सारी चीजें देखी हैं। और अगर कोई रेस होती है उसमें बहुत सारे ग्रुप में साइकिलिस्ट जा रहे हैं और एक के पीछे एक लगा हुआ है और वो पूरी टर्बुलेंट विंड का फायदा ले रहा है, और आखिर में जाकर निकल करके वो अगर जीत जाता है तो वो उतना नहीं है, क्योंकि उसकी एडवांटेज लेकर जीता था। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारी रेसें रखी हैं तो इंडिविजुअल रेसेस कहते हैं, मतलब टाइम अगेंस्ट वॉच, वो टाइम ट्रायल इवेंट्स होते हैं और उसमें वो एडवांटेज नहीं मिलती है राइडर को, और वो उसी में टाइम के अगेंस्ट करके वो उसकी पोजीशनिंग डिसाइड होती है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग रही। मैं संदीप जी को रिक्वेस्ट, संदीप जी के बारे में बता दूं, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं स्पेशल ओलंपिक बिहार के, और मल्टी टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छे जिम्नास्ट हैं। इतने अच्छे जिम्नास्ट कि अगर आपको उनको फेसबुक पे देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बनाया है उसको। क्योंकि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए या एथलीट्स के लिए है, तो ये संदीप जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ, तो ये इसके जो रूल्स होते हैं बेस्ड ऑन यूसीआई, मैंने कहा ना यूसीआई मदर बॉडी है, फ्रांस की है, वही फ्रांस जिसने रफाल बनाए, उनको पता है हवा से कैसे डील करना है, और वो एरोडायनामिक क्षेत्र में बहुत माहिर है। और ये हमारी मदर बॉडी है, जैसे AAFI है, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर इसी तरह से यूसीआई, हमारे इनके रूल बनाए हुए हम लोग सारे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो स्पेशल ओलंपिक में रेसेस होती हैं वो इंडिविजुअल नेचर की होती हैं। ये इंडिविजुअल रेसेस अगेंस्ट क्लॉक, इसमें 500 मीटर टाइम ट्रायल, आधा किलोमीटर, और 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल, और 5 किलोमीटर टाइम ट्रायल, और ये सारे इंडिविजुअल है। और इसके बाद जो रोड रेसेस हैं वो मास स्टार्ट कहलाती हैं। जैसे आपने देखा 5 किलोमीटर रोड रेस, 10 किलोमीटर रोड रेस, 15, 20, 25, और तो ये सारी भी रेसेस उनके लिए होती हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो इसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। कोई एथलीट बहुत डेयरिंग होता है तो उनको हम लोग रोड रेस में डालते हैं। ये फैसिलिटीज क्या क्या होती है उसके लिए, ये जब कोई रेस करानी हो तो उसकी रोड कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइडिंग सरफेस बहुत क्लीन होना चाहिए, खास करके जहाँ रेस के पहले उसका क्लीन करना जरूरी है। और ट्रैफिक ट्रैफिक में एक्सीडेंट ना हो जाए वो पूरी रोकनी पड़ती है, और रोक करके ऐसे बच्चों के रेसेस होते हैं। और स्टार्ट और फिनिश का एरिया बहुत चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ही ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आपस में दो साइकिलिस्ट जीतने की होड़ में मिल जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो एरिया बहुत वाइड होता है, कम से कम 5 मीटर, ये रूल है हमारा। और 150 मीटर आगे और 150 मीटर पीछे
बिल्कुल क्लियर होना चाहिए रास्ता, क्योंकि जब साइकिलिस्ट एक फिनिश करता है तो वो ब्लाइंड जैसा हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता, तो उस समय एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए 150 मीटर आगे रोड खाली होती है। फिनिश लाइन, अगर बहुत सारी रेसें एक सर्किट में हो रही हैं तो फिनिश लाइन जो उनका डिस्प्ले है वो एक ही होगी, क्योंकि हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनको एक बार उनके दिल में कोई चीज दिमाग में बैठ जाती है तो जल्दी से जाती नहीं है। अगर आप फिनिश लाइन को अलग अलग जगह में रखेंगे, एक लड़का दो रेस में भाग ले रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि स्पेशल है तो वो फिनिशिंग लाइन जहां तक हो सके एक ही जगह रखनी चाहिए। ये भी हम लोगों को स्पेशल के मानना है। सर्किट 2.5 किलोमीटर का आइडल होता है, उसमें सारे एथलीट को कंट्रोल करना आसान होता है, और बीच बीच में जाकर देख भी सकते हैं, और ये अच्छा माना जाता है। 2.5 आगे पीछे भी बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसको, जैसी सुविधा हो जगह की। नेक्स्ट प्लीज। इक्विपमेंट, इसमें हम लोग सेफ्टी का बहुत ध्यान देते हैं, जो कि राइडर की सेफ्टी, कोचेस की सेफ्टी, ट्रेनर जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उनकी उनकी हेलमेट मस्ट है, उसको हेलमेट पहननी ही है, उसके बिना एंटर नहीं कर सकता। और इंस्पेक्शन ऑफ बाइसाइकिल बिफोर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, ये भी बहुत जरूरी है। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, इसी बार वर्ल्ड गेम में एक्सपीरियंस किया। एक्चुअली टाइम ट्रायल रेस होती है कि पीछे खड़े करा देते हैं और 30-30 सेकंड के बाद छोड़ते हैं, और वो लाइन आगे बढ़ती जाती है, और जब उस समय किसी का साइकिल खराब हो जाए या ठीक नहीं है तो उसको वहां से हटा दिया जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, किसी कंट्री का साइकिल खराब हो गया था तो हमारे कोचेस ने जाकर बहुत मदद की, भारत के कोचेस ने उस कंट्री के राइडर का ठीक करने को। फिर मैकेनिक भी आया लेकिन नहीं ठीक हो पाया, तो उसने साइकिलिस्ट को हटा दिया पार्टिसिपेट करने से। उसका हैंडल पूरा घूम रहा था और वो टाइट नहीं हो रहा था। तो राइडर भी बट आउट कम्पीट ओनली सेट, अगर अच्छा साइकिल है तभी वो कम्पीट कर सकता है। नेक्स्ट। रिपेयर एरिया जनरली होता है स्टार्ट और फिनिश लाइन के पास, और उसका भी लाभ ले लेते हैं हमारे साइकिलिस्ट और कोचेस। नेक्स्ट प्लीज। मेडिकल स्टाफ, इमरजेंसी कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एम्बुलेंस जनरली रेडी इन ऑल वेरी गुड नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन, ये हम लोग को तैयार रखने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल कार फ्रॉम ऑर्गेनाइजर एस्कॉर्ट फॉलो द सेफ डिस्टेंस, अगर वो देखिए जैसे मैंने कहा टर्बुलेंट विंड का फायदा लेते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजर का मोटरसाइकिल या कोई कार राइडर के आगे चलता है तो वो ड्रैग का फायदा ले सकते हैं साइकिलिस्ट, इसीलिए वो सेफ डिस्टेंस में दूर होती है, और वैसे सेफ्टी है एक्सीडेंट ना हो जाए। तो लास्ट में अगर फिनिश करता है एक हाथ हैंडल के ऊपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे स्पेशल बच्चे जो देखते हैं पिक्चरों में कि दोनों हाथ उठा लिए, वही कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं और उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो हम लोग पहले से ही कोचेस को बता देते हैं कि फिनिशिंग के समय कम से कम एक हाथ नहीं हो, और वो टेलीफोन सेट ईयरफोन वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा एक नॉर्म है। नेक्स्ट प्लीज। पर्सनल, ये साइकिलिंग में कौन कौन से पर्सनल होते हैं स्पेशल ओलंपिक जो इंटरनेशनल कराती है, एक डायरेक्टर होता है, एक स्टार्टर होता है, टाइम कीपर होते हैं जैसे आम रेसेस में होते हैं, जजेस होते हैं फिनिशिंग लाइन में, इंचार्ज फॉर इमरजेंसी नंबर प्लेसमेंट और एंट्री नंबर प्लेसमेंट एंड स्टार्टिंग लाइनअप, ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। एक लड़का यहाँ खड़ा है उसके बाद झट से बदल करके दूसरा लड़का आके खड़ा हो जाता है, उनको समझ नहीं रहती, तो वो बहुत कॉम्पिटेंट रहना पड़ता है, और वो बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट कराते हैं देख परख करके। और सर्टिफाइड मेडिकल पर्सनल भी होते हैं वहाँ पर, सर्टिफाइड मैकेनिक का होना बहुत जरूरी है। होल्डर जो साइकिल को पकड़ कर स्टार्ट देते हैं वो होते हैं। कोर्स मार्शल होते हैं जो बीच बीच में कभी भी इमरजेंसी में घूमते रहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। फिर टेक्निकल डेलीगेट्स होते हैं, तो मुझे 3-4 बार बुलाया गया है वर्ल्ड गेम में ऑफिशिएट करने के लिए, तो उसमें मेरी ड्यूटी स्टार्टर और उसकी थी, स्टार्टर और होल्डर की। नेक्स्ट, कंपटीशन रूल्स क्या क्या हैं स्पेशल ओलंपिक में।
ये यहाँ थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि अब बहुत जन को नहीं पता है कि कैसे इनकी डिविजनिंग होती है। मैं आपको एक जनरल ऐसे बता दूं क्योंकि काफी जो स्पेशल ओलंपिक से जुड़े उनको तो पता है, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में कि अगर 10 राइडर आपके पास हैं तो 10 का एक साथ हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बाकी को नहीं छोड़ देते हैं। ये स्पेशल ओलंपिक में इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए हर बंदा चैंपियन है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग उनको जैसे टाइम ट्रायल इवेंट है सबको चला दिया, उसके बाद सबका टाइम नोट कर लिया, तो जो सबसे पहला राइडर आया उससे 10% जोड़ दिया और उसमें जितने साइकिलिस्ट आते हैं वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसको एक ग्रुप में डाल दिया और उसके नीचे जो है उनको फिर 10% उसमें जोड़ करके उसको दूसरे ग्रुप में वो भाग लेंगे उसी रेस के लिए। तो उसमें उसको डिविजनिंग कहते हैं। तो एबिलिटी ग्रुप के हिसाब से ये रेसेस होती हैं। इसके पहले जेंडर वाइज भी हम लोगों को अलग करना पड़ता है, एज वाइज भी अलग करना पड़ता है। इसमें 8 से 11 एक ग्रुप होता है, 12 से 15 एक ग्रुप होता है और 16 से 21 एक ग्रुप होता है और 22 एंड अबव एक ग्रुप होता है। ये 4-5 ग्रुप हैं। तो उनमें ये सारे हम लोग ग्रुपिंग करके फिर हम लोग ऐसे लाते हैं। और प्रिलिमिनरी रोड रेसेस टू बी कंडक्टेड एज संदीप, ये कुछ स्क्रीन में बार बार आ रहा है, मैं अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए अभी ठीक है। जो हम लोगों के टाइमिंग पहले हम लोगों के पास होते हैं, अगर वो हम लोग ऑर्गेनाइजर को दे देते हैं कि इस राइडर की इतनी क्षमता है, तो वो लोग ग्रुप फॉर्म करने में उनको थोड़ी आसानी हो जाती है। हालांकि फिर से वो लोग जो ऑर्गेनाइजर हैं फिर से उनकी रेस करा देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि एक खिलाड़ी बहुत कमजोर है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें सेफ्टी का डर हो जाता है। तो बैलेंस अगर एक ही तरह के सब राइडर या एथलीट हैं तो वो अच्छी तरह से प्रोग्रेस करके और स्तर बढ़ा सकते हैं उस गेम का। और राइडिंग जो और 5 किलोमीटर उसमें जैसे मैंने बताया बहुत सारी रेसेस होते हैं। 5 किलोमीटर रोड रेस जो है उसकी एक बार ट्रायल ले लेते हैं इंटरनेशनली और इंटरनेशनली, और वो ही स्टैंड करती है उसकी डिविजनिंग आगे रेसों के लिए। 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो इससे जो वो लोग टाइम रिटर्न करते हैं रोड रेस में या पोजीशन और टाइम, तो वो अगली रेसों के लिए वही वैलिड होता है, उसको उसी ग्रुपिंग के हिसाब से डालते हैं। क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं, इनको नहीं पता कि कब कि हमको आस्ते चलाना है, जोर से। ये सब बहुत जोर से चलाते हैं और इसमें ऐसा कोई क्योंकि समझ उनको IQ इनका 70 के नीचे होने से, तो वो अपनी पूरी क्षमता से हर एक रेस लगाते हैं और उससे हम लोगों को डिविजनिंग में आसान हो जाती है और उसको उसी तरह डिवीजन करके और हम लोग दूसरे ग्रुप में डाल करके उनको कंपटीशन कराते हैं, उनको मेडल मिलते हैं। मान लीजिए 10 ही लड़के हैं एक रेस में और उस एक एज ग्रुप में, और उसमें मान लीजिए 2 ग्रुप हो गए 10% लगा करके, तो पहले 5 लड़कों को भी गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलेगा और डिवीजन 2 जो है उसको भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और यहाँ तक ही नहीं, हम लोग 7-8 तक बच्चों को रिबन, अलग अलग तरह के रिबन दे करके विक्ट्री स्टैंड में खड़ा करते हैं, ताकि जैसे मैंने कहा सब चैंपियन है, तो अगर 8 हैं तो 5-6 जन को मेडल मिलता है, 3 जन को मेडल मिलता है और बाकियों को रिबन से नवाजा जाता है। और हम लोगों की विक्ट्री सेरेमनी नीचे से शुरू होती है। जो 6th आया है उसको पहले रिबन दिया जाता है ताकि सबसे ज्यादा तालियां उनको मिले और वो इनकरेज हो कि अगली बार अपनी डिवीजन से ऊपर वाली डिवीजन में भाग लेकर के वो जीते। नेक्स्ट प्लीज। और जैसे इंडिविजुअल रेसेस हैं उसमें 500 मीटर की टाइमिंग, 500 मीटर आधा किलोमीटर की टाइम सबका ले करके इंडिविजुअली, और उसको आगे की रेसों के लिए एक बेस टाइमिंग मान लिया जाता है और उसको 1000 मीटर की रेस में उसी डिविजनिंग के हिसाब से रेसें करवाई जाती है। क्योंकि बार बार एक 500 मीटर का एक बार डिविजनिंग कराई, फिर उसके बाद फिर फाइनल कराया, 1000 मीटर में फिर कराया, ऐसा नहीं है। 500 मीटर में एक बार डिविजनिंग करा ली, उसके बाद 1000 मीटर में उसी डिविजनिंग के टाइमिंग के हिसाब से उनको दौड़ाया और उसमें टाइम और ये बहुत बचता है। नेक्स्ट प्लीज।
जैसा ये तो पता ही, जैसा जनरल रूल है, टाइम ट्रायल और इंडिविजुअल रेसेस, और ये टाइम के अगेंस्ट में होती है। और ये जैसे मैंने बताया कि एक डिवीजन के सब बच्चों को एक साथ, सब एथलीट्स को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है और 30 सेकंड के अंतराल में उनको छोड़ा जाता है और फिनिशिंग में उनका टाइम लेकर के उनकी पोजीशन डिसाइड हो जाती है। राइडर अपने से भी स्टार्ट ले सकता है, और लेकिन होल्डर ही जनरली स्टार्ट देता है, क्योंकि अपने से लेने से वो समय से पहले भी कभी कभी स्टार्ट ले लेता है, इसीलिए होल्डर के द्वारा भी स्टार्ट दिया जाता है। और जो हमारे पास टाइमिंग आते हैं, और हमेशा फास्टर जो सबसे अच्छा टाइम है उससे शुरू किया जाता है, और जो नीचे ग्रुप वाले हैं जिसका टाइम कम है उस ग्रुप को उसके बाद में छोड़ा जाता है। अच्छा, रोड रेस के लिए जो उनका टाइम जरूरी नहीं है कि लिया जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो टर्बुलेंट विंड या ड्रैग का सहारा लेके कई साइकिलिस्ट छुपे रहते हैं और बाद में फिनिशिंग में झट से निकल के 100-200 मीटर पहले आ गए, क्योंकि उनका जोर कम लगता है। तो इसीलिए उनमें टाइमिंग के उनका टाइम जो फर्स्ट टाइमिंग है वो भी उनका हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो किसी की मदद से आगे बढ़े हैं। कोचेस परमिटेड नहीं है कि आपको उस राइडर के पीछे या आगे आए, और जो ऑफिशियल मोटरसाइकिल वगैरह होते हैं वही लोग जो उनको एस्कॉर्ट करते हैं। स्टार्ट जो रेस की होती है विसल या गन से होती है, और साथ में कभी कभी होता है कि मल्टी डिसेबिलिटी के भी राइडर्स होते हैं, तो उनको ऐसे 5 सेकेंड्स टू गो, 4 सेकेंड्स टू गो, 3 सेकेंड्स टू गो, ऐसे करके दिखा करके उनको स्टार्ट किया जाता है, और विसल या गन से स्टार्ट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट प्लीज। संदीप जी नेक्स्ट। हाँ, जैसा ये बता दिया टाइम टेल 30 सेकंड। इसके बाद वाला स्लाइड दिखाइए संदीप जी। हाँ, ये पोजीशनिंग, ये मैं धन्यवाद करता हूँ साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो उन्होंने भी अपने साइकिल राइडर्स को बताने की कोशिश की है, ये मैंने वहां लिया है। ये जैसे मैंने बता रहा था अपनी पर्स को लेकर के, ये कम से कम जैसे हवा को मात देते हुए पोजीशन बनानी है। ये एक टाइम ट्रायल राइडर की पोजीशन है, ये साइड से और ये सामने से। देखिए, हम लोग पहले हैंडल बार को दूर से पकड़ते थे, अभी वो जो अपने हाथ है टाइम ट्रायल में वो भी अपने चेस्ट के अंदर ले आते हैं, ताकि बाहों का जो फोर्सेप्ट, हमारे बाइसेप्ट जो उसका भी रेजिस्टेंस कम हो जाए। और पैडल कहाँ रखना है, पैडल में पैर कहाँ रखना है, ये बाएं तरफ नीचे आपको देख रहा होगा। पहले हम लोग की मिथ थी कि जो पैर की हड्डी है इसको मेटाटार्सल कहते हैं, जैसे हाथ की हड्डियों के ज्वाइंट जो होते हैं ये मेटाकार्पल होते हैं, और जो पैर की हड्डियों के ज्वाइंट है उसको मेटाटार्सल कहते हैं। और मेटाटार्सल का जो लास्ट वाली उंगली का मेटाटार्सल का जोड़ है उसके ऊपर पैडल का एक्सल होना चाहिए, ये बताया गया है। ये वीएन सिंह जी और डॉक्टर मैक्सवेल ट्रेवर ने इनकी क्लास ली थी, वो इसके बारे में बताया गया था। तो पैडल की पोजीशन यहाँ ऐसी होनी चाहिए जब राइडर शुरू करता है, ना कि यहाँ बीच में और एड़ी पर। तो इससे और ये जो हैंडल बार की ग्रिप है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं साइकिल के चक्के राइट साइड में, उसके ऊपर होनी चाहिए या थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए। अगर ये बहुत आगे हो जाती है सेंटर एक्सल से ऊपर वर्टिकली, तो ये सेफ नहीं है और ये परमिटेड भी नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। किसी किसी केस में जो बहुत लंबे हैं उनके लिए परमिटेड है, लेकिन फिर उनकी सीट की पोजीशन भी वैसे ही रखनी पड़ेगी जैसे नॉर्म है, जैसे रूल बनाए गए हैं। संदीप जी आगे कीजिए। और हाँ,
ये देखिए एक दूसरी स्क्रीन आ रही है संदीप जी, बीच में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर में जो एक मिनट सीट सर, का एक टिप है मिनट और शेयर स्टॉप शेयर करके फिर से करता हूँ, थोड़ा स्क्रीन में ही प्रॉब्लम है सर, इसलिए एक मिनट। अच्छा तो देखिए, अच्छा सुनिए तब तक संदीप जी, तब हाँ तक जी, वो पिक्चर दे दीजिए जो ये लोग गेस करेंगे, जो अटेंड कर रहे हैं कि उसकी एज कितनी है, वो दे सकते हैं? हाँ हाँ सर, हाँ सर, वही करेंगे। वो दे दीजिए तब तक, उस दौरान वो ये एक थोड़ा हमारे ऑर्गेनाइजर साइड से दिक्कत हो रही है, स्क्रीन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। तो इन द मीन टाइम हम लोग आइस ब्रेकर कर लेते हैं। आइस ब्रेक जो होता है एक थोड़ी सी रेस्ट दे आपको, और आप एक चित्र दिखाया जाएगा और आपको लिखना है कि उसकी उम्र कितनी है। संदीप जी दिखाइए। जी, हाँ ये चित्र है, ये पूरा नहीं आ रहा है संदीप जी। एक मिनट सर, इसको लाना पड़ेगा। ये हाँ अभी ये आया सर? इसकी, हाँ अभी आया। अभी आप जितने अटेंड कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तो आपने गेस कर लिया होगा कि फीमेल की फोटो है। इसकी एज आप कितने सोचते हैं वो अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि हमको पता चल जाए कि कितने ठीक हैं आप, कितनी ठीक गेसिंग है आपकी। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर, हाँ चैट बॉक्स में आप कमेंट इस, करके। हाँ अच्छा इसकी एज आप अपने जैसा आपने सोचा है एक एक कुछ सेकंड्स के लिए देख करके लिख दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा इसकी एज कितनी है। चलो सर पीछे, हाँ और वही वाली स्लाइड पे चलो फिर से। अब नहीं हो रहा ना? संदीप आप आ रहे हैं क्या? हाँ सर, पीछे लो। तो वो आ गया, मैं इसको इसको बता करके आगे बढ़ जाऊं? जी सर, जी सर। हाँ मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, इफ आई एम ऑडिबल, ये जैसा आप सोच रहे हैं कि इस लड़की ज्यादातर 22-24 ऐसे करके एज अंकित की है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस लेडी की उम्र 92 साल है, 92 ईयर्स। और आप जो गले में हार देख रहे हैं वो लड़की का, वो उस बूढ़ी औरत का हार है। और वो ठीक हार के ऊपर उस बूढ़ी औरत का एक आंख भी दिखाई दे रही है। तो वो आशा करता हूं कि काफी लोग समझ गए होंगे कि जिसने भी बनाई बहुत कमाल की बनाई है। और ये एक बूढ़ी औरत की तस्वीर है जो कि आप लोगों ने पहली नजर में आपने क्या देखा, ये इनकी आंख, ये उनके दांत है, ये उस ओल्ड लेडी का नाक है, ये आंख है उसकी, इफ आई एम ऑडिबल। ये दांत, ये आंख, ये दूसरी आंख, और ये लंबा नाक। धन्यवाद, आपने कोशिश की, और हम लोग आगे चलेंगे। हाँ अभी देखिए, साइकिल के ऊपर बैठाना और उसको साइकिल चलवा देना, ये यही यहाँ तक सीमित नहीं है हम लोग, क्योंकि अगर आप लोग गलत रेशियो, गलत उसमें डाल देते हैं, गलत गियर का कॉम्बिनेशन डाल देते हैं, तो एथलीट्स को बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है, और वो उसकी ठीक तरह से ग्रोथ नहीं होती है साइकिलिंग में। तो ये जो बाईं तरफ बनाया हुआ है, ये साइकिल का व्हील है,
जनरली रेसिंग साइकिल का व्हील 27 इंचेस का होता है डायमीटर, और उसको अगर आप गुना करेंगे जो चेन व्हील है, जो बीच वाला जो है, उससे के नंबर ऑफ टीथ से गुना करेंगे। जनरली 40 से लेकर के 55-60 तक होती हैं। तो अगर इसके डायमीटर को इसके नंबर ऑफ टीथ से गुना कर करके और पीछे जो स्प्रॉकेट लगी होती है उससे अगर भाग करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए 65 और 70 जो अगर रेशियो निकलता है, तो ये प्रैक्टिस के लिए स्पेशल बच्चों के, स्पेशल एथलीट्स के प्रैक्टिस के लिए ये बहुत उम्दा और अच्छा गियर है। इसी में ही स्टार्ट करानी चाहिए, ना कि कोई बड़ा गियर डाल दिया और उसका सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। और उसकी अगर जितना आप ये लो रेशियो माना जाता है, लो गियर माना जाता है, इसमें मतलब पैडल तेज घूमते हैं और साइकिल बहुत तेज नहीं जाता है। लेकिन अगर आप पैडल बहुत तेज घुमाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली एरोडायनामिक पोजीशन बनेगी और इससे सफलनेस और इससे बहुत बेनिफिशियल है। इसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर यही रेशियो आप बहुत हाई कर देंगे, 90, 92, 100 कर देंगे, तो एथलीट का जोर बहुत लग जाएगा। हालांकि साइकिल थोड़ी देरी के लिए तेज चलेगा, लेकिन उसकी रिकवरी बहुत देर और उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा साइकिलिंग में, क्योंकि उसमें बहुत जोर लगता है और वो अनएरोबिक टाइप की एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि प्रैक्टिस स्टेज में ठीक नहीं है। एंड देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 27 इंच जो चक्के का डायमीटर है, उसको गुना करेंगे नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर से, जो कि मान लीजिए 46 पकड़ के कर रहे हैं, और पीछे का जो स्प्रॉकेट है वो 18 दांतों वाला है, तो उसको अगर इस कैलकुलेशन से करेंगे तो ये 69 आता है। और 65 से लेके 75 तक लो रेशियो माना जाता है, और खास करके इंटेलेक्चुअल बच्चों के लिए ये बहुत यूजफुल है। अभी साइकिलिंग तो नॉर्मल्स के लिए बहुत ऊंची बढ़ गई है, वो दूसरा रेशियो यूज करते होंगे, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही जरूरी और लाभदायक है। हाँ, अगर रेस में कंपटीशन में चलाना है, उतरना है, तो उसका रेशियो आप चेंज कर सकते हैं, उसका 75 से 95 तक कर सकते हैं, लेकिन इस रेशियो को धीरे धीरे बढ़ाना। मान लीजिए 2 हफ्ते 65 से 75 में चलाया, उसके बाद थोड़ा सा और 75 से 78 कर दिया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा करके तब उसको कंपटीशन के उसमें ले करके आना है, और तभी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा राइडर आपका। क्योंकि स्पेशल बच्चों को बताना थोड़ा गियर के बारे में मुश्किल होता है, तो वो कोच ही बता सकते हैं। तो जो कोच अटेंड कर रहे हैं, कृपया इस बात को नोट करें, और शुरू में बहुत हाई रेशियो नहीं देना है बच्चों को चलाने के लिए। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये देखिए, जब मैं साइकिलिंग में था, तो मैं इस तरह के कार्ड छपा करके ले जाता था, और सब साइकिलिस्ट को 300-400 कार्ड छपा कर ले जाता था, और सब राइडर, भारत के सारे राइडर को नेशनल में डिस्ट्रीब्यूट करता था उनके कोचों के माध्यम से। इसमें आप इसमें अगर जो नक्शे में आपको कोई जगह खोजनी हो, तो आप जगह खोजकर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखते हैं, तो वो जगह का आपको आभास हो जाता है कि इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में। इसी तरह से ये ऊपर की लाइन है, जो वो चेन व्हील का नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है, और जो वर्टिकल है 12 से लेके 20 तक, वो रेयर कॉक जो स्प्रॉकेट जिसको कहते हैं या फ्री व्हील कहते हैं, ये उसके नंबर ऑफ टीथ दिए हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर गियर में ही साइकिल चलाने देंगे बच्चों को, तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि गियर वाले रेशियो या तो उनको वहीं पर लॉक कर दें, तो वही रेशियो चलाएं। जैसे मान लीजिए 50 लिखा हुआ है ऊपर की लाइन में, 50, और इसके इधर से लेफ्ट साइड से 15, इसको दोनों को मिलाएं तो जहां पर आके मिलता है वो 90 है। ये एक कंपटीशन का गियर हो जाता है। ये हमारे स्पेशल बच्चे इतना नहीं कर सकते जब तक उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ना हो। और इसके बाद उसके पहले रेशियो बहुत से लो भी हैं, जो आपको इस चार्ट से मिल जाएंगे। मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसकी लास्ट 2 लाइनें पढ़ूंगा, जो कि साइकिलिंग के लिए बहुत जरूरी है, यूजफुल है। द यूज ऑफ लो गियर टेंड्स टुवर्ड्स सपलनेस एंड मोर
मोर इकोनॉमिकल स्टाइल ऑफ राइडिंग। ये मैं जैसे मैंने कहा कि ये एरोडायनामिक पोजीशन आपकी अगर आपकी पेडलिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो आप अपने आप नीचे झुकेंगे। और इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज अंडर गियर व्हेन इन डाउट। अगर आपको कंपटीशन में भी लगता है कि मुझे 95 का गियर मुझे भारी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो मैं उससे कम वाला रेशियो अगर यूज करूं, अगर मन में है तो कम वाला यूज कीजिए, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। जो हाई गियर है जो वो आपको कभी कभी धोखा दे सकता है, क्योंकि कभी कभी हवा आगे से आती है तो फिर वो ठीक तरह से नहीं पुल कर पाता राइडर। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये जो मैंने टर्बुलेंट विंड का थोड़ा सा बताया था आपको, ये जो एक लकड़ी का टुकड़ा ऊपर में देख रहे हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है, और उसकी आड़ में दूसरा साइकिलिस्ट छुप करके वो भी तेज चला पाता है। तो यही चीज को अवॉइड करने के लिए साइकिलिंग में इंडिविजुअल रेसेस रखी गई हैं कि आप इंडिविजुअल जोर लगाइए। और इंडिविजुअल रेसेस छोटी होती हैं, जनरली छोटी होती हैं, और उसके बाद जो रोड रेसेस और मास स्टार्ट है उसमें बहुत सारे राइडर एक साथ चलाते हैं और इसकी एडवांटेज लेते हैं वो। और जो राइडर फ्रंट वाला होता है एक्सपीरियंस, वो कोशिश करता है कि हमारे पीछे कोई ना आए। तो ये, और जो पेसिंग की मैक्सिमम स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक लेडी का है, जिसने, ये देखिए बड़ी सी स्पेशल स्पीड कार है जिसके पीछे एक लेडी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 296 किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्मल गियर से नहीं होता। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें 2 गियर लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, और उसको जूम करके उस लेडी ने उसकी पेसिंग की, जो ड्रैग विंड की एडवांटेज लेकर के 296 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच की है। और माइल में अगर देखेंगे तो 184 माइल पर आवर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और हो सकता है इसके बाद अगर आप गूगल में डाल के देखेंगे तो ये साइकिल को, एक साइकिल के पीछे दूसरा साइकिल जो है इस तरह की एडवांटेज ले लेता है। और ये आपकी जस्ट जानकारी के लिए, हालांकि इसके साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है इसका। नेक्स्ट प्लीज। एक मिनट ऊपर कीजिएगा, 1 मिनट ऊपर कीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी मैंने यहाँ एक साइकिल पीछे तैयार किया है। मैं कोशिश करता हूँ वो आपको दिखाने के लिए कि, क्योंकि पोजीशन ऑन द साइकिल भी बहुत जरूरी हो, आपको जानना, मतलब राइडर को जानना जरूरी है। तो शेयर को स्टॉप करो सर, तो ज्यादा दिखेगा। स्टॉप करो शेयर। हाँ, तो क्या बोल रहे हो? मतलब शेयर को स्टॉप करो शेयर को, अब दिखाने वाले हैं। तो ये मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ। हाँ, शेयर को स्टॉप कीजिए और मैं अब नीचे का पोर्शन दिखाना चाहता हूँ। अगर ये आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है संदीप? जी सर, ये सभी का फ्रेम दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, बस थोड़ा आवाज आपकी मैं ना, हाँ बारी सर। देखिए, जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि रोड का फ्रेम और ट्रैक के फ्रेम में क्या अंतर होता है। जो लंबी रेस की साइकिल होती है उसमें ये वाले एंगल, ये जो एंगल ये और ये पैरेलल होते हैं, और ये रोड की साइकिल में ज्यादा स्लोपी होते हैं। और साइकिल मतलब लेमैन की लैंग्वेज में थोड़ा लंबा होता है, और ये फॉर्क पर ये बेंड होता है ताकि शॉक जो है वो झेल सके साइकिल। और ये लंबी रेस के लिए साइकिल थे। और अभी जो साइकिल रेसिंग साइकिल में ट्रैक के लिए आते हैं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें ये मैंने डॉटेड दिया हुआ है, ये ट्रैक की साइकिल है। इसका जो एंगल है लगभग 73 से ऊपर होता है, इसका एंगल और इसका एंगल ये 73 डिग्री से ऊपर होता है। और इसमें अगर आप मेरे पैर देख सकें, इसमें अगर आप प्रैक्टिकली अपने करके देखें, अगर सीट बहुत पीछे है
तो आप ऐसे पैडल जल्दी जल्दी नहीं मार सकते हैं, और अगर नीचे है तो सीट को तो ऐसे जल्दी जल्दी मार सकते हैं। तो ये कहीं किताब में और कहीं इसकी भाषा नहीं है। ये हमने, चूंकि हम लोग साइकिलिंग करते थे तो बहुत जानना चाहते थे कि एंगल ये कम क्यों होता है, तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली अपने करके देखा कि अगर सीट सेंट्रल एक्सल के बहुत नजदीक है तो आप पंपिंग बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर सीट सेंट्रल एक्सल के बहुत दूर है तो ऐसे करके आप पैडलिंग ज्यादा नहीं तेज कर सकते, क्योंकि अभी ट्रैक के रिकॉर्ड आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 70-70 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड एक साइकिलिस्ट अटेन कर लेता है। और ये एक छोटा सा मैंने क्लिप बनाया था, और ये जो बताया कि साइकिलिंग की टिप है, ये वर्टिकल से 5 सेंटीमीटर पीछे होनी जरूरी है। और इतना ही। टिप पे भी वापस कर दीजिए। संदीप जी हैं क्या? हाँ, इसके बाद अभी लास्ट में एक मैं शिवाजी सर से एक आप क्वेश्चन आंसर दिखा दीजिए, और डॉक्टर शिवाजी अगर आ गए हो तो हम लोग उनका वेलकम करना चाहेंगे। जी सर। और अगर ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड गेम की, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करने हो तो आप चैट बॉक्स में या ऐसे म्यूट अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको जवाब दूंगा। अगर अगर जरूरत पड़ी मिस्टर मैक्सवेल ट्रेवर, डॉक्टर मैक्सवेल ट्रेवर और दूसरे साथियों का सहारा लेकर के मैं आपको आंसर पूरे दूंगा। सर अस्ताद बोल रहे हैं आरटीटी बाइक्स एंड एरो बार्स अलाउड, ऐसा कुछ उनका क्वेश्चन है। हेलो संदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? कम आ रही है संदीप, बहुत कम। अभी आ रही है सर सही आवाज? आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है संदीप। हमारी आवाज जा रही है क्या? यस सर, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ अभी आ रही है, थोड़ी कम है पहले से, लेकिन चलो ठीक है वो अच्छा ठीक है सर, क्योंकि हम लोगों ने नया वाला लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं इसीलिए सर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है सर, अस्ताज लिख रहे हैं कि टीटी बाइक्स एंड एरो बार्स आर अलाउड, उन्होंने लिखा है कुछ। संदीप आपकी आवाज आ नहीं रही है, फिर से बोलिए एक बार। सर वो पूछ रहे हैं सर कि टीटी बाइक्स एंड एरो बार्स अलाउड। टीटी बाइक्स, क्या बार? टीटी बाइक्स एंड एरो बार्स, AERO बार्स, एरो बार्स आर अलाउड। एक मिनट सर। किसमें, साइकिल में? कैन यू अनम्यूट टू मैक्सवेल ट्रेवर, क्योंकि मुझे आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है, और एरो मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन को। क्या आप डॉक्टर मैक्सवेल ट्रेवर को कर सकते हैं अनम्यूट? या अनम्यूट कर दिया सर मैंने। Atarya, his question was, yeah, can you use aero bars and a TT cycle in the specially challenged Olympics or persons? Okay. Now I understand. Yeah, Dr. Maxwell, could you please answer, because you are attached to latest happening in the cycling field? Could you please answer this question? Yeah, as per UCI rules, you are allowed to use aero bars only in individual events. You are not allowed to use it in any kind of a mass start event, or you can also use it in a team event, but in any mass start or group event, you are not allowed to use it. As for TT cycles, yes, TT cycles are allowed. It's a time trial cycle. The angles of the cycle is a little different from the road cycle. It's more compact. The wheelbase is less than a road cycle. That is as far as UCI rules are applicable. I don't know in what rules is applicable to your kind of games. There is slight flexibility, doctor, but basically we use UCI rules only. Okay. We don't use. Aero bars are the bars that you showed in your clip, where your elbows rest on the bars. Yes. That is the aero bars they were referring. Yes, it is allowed in Special Olympic, and track races are not there. Our riders don't go in velodromes. That is one more. ये भी बताना चाहूँगा कि जो velodrome में races होती हैं, उसमें हमारे cyclist के लिए अभी कोई रेस नहीं है। स्पेशल ओलंपिक में उसके लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं है।
और अगर आएगी तो फिर वो भी बताया जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, this is different from Special Olympics. They're asking for the visually impaired cyclist. Is there any facility of visually impaired cyclist? क्या विजुअली इम्पेयर्ड? Yes sir, visually impaired हाँ। के लिए क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात ऐसी है संदीप जी कि एक समय था जब के करीब जब स्पेशल 1968 तक और उसके पहले ये स्पेशल ओलंपिक में टेंडम रेस अलाउड थी। उसमें ब्लाइंड पर्सन पीछे बैठ के चलाता था, लेकिन वो आगे जाकर देखा गया कि उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है और कुछ फेटल एक्सीडेंट हुए, तो वो स्पेशल ओलंपिक में वो चीज अभी नहीं है। अगर आगे होगी तो हाँ, ब्लाइंड्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड होना चाहिए, ये एक बुनियादी है। उसकी IQ 70% से नीचे होनी और उसकी प्राइम डिसेबिलिटी जो है इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, और अगर ब्लाइंड है तो जरूर पार्टिसिपेट कर सकता है टेंडम रेसेस में, अगर वो आती हैं फ्यूचर में तो। सर एक सवाल और भी है ऑनेस्ट एफर्ट रूल के बारे में। सर क्या है ऑनेस्ट एफर्ट रूल? सर इसके बारे में भी जानना चाह रहे लोग। स्पेशल ओलंपिक्स में ऑनेस्ट एफर्ट रूल है वो, उसके बारे में सर। हाँ, इसके बारे जरूर बताऊंगा संदीप। बहुत किसने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे जानकर। सर मैंने किया है सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। संदीप जी, मैं आपको सबको बता दूं कि ऑनेस्ट एफर्ट रूल जो है वो, देखिए बच्चे तो स्पेशल एथलीट तो नहीं समझते हैं, उनको जैसा बोला जाए वैसा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोच प्रिलिमिनरी ट्रायल में एथलीट को बोलता है पहले तुम आस्ते दौड़ो या आस्ते फेंको या आस्ते कूदो, कम कूदो। तो उसमें क्या होता है कि जब डिविजनिंग होती है तो वो आस्ते दौड़ करके नीचे वाले डिवीजन में आ जाता है, और बाद में वो उस डिवीजन की जब रेस होती है तो उसमें तेज दौड़ करके वो गोल्ड मेडल जीत जाता है। तो ये कोच की भूल होती है कि एथलीट को ऐसा सिखाते हैं, और ये ड्रग से और इससे बहुत ज्यादा घातक है। कोच को बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहीं ड्रग लेने से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। और ऐसी कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि जो म्यूट एथलीट है वो इस चीज को समझते हैं। और देखिए, अगर आपका फाइनल में आपके टाइमिंग से 15% की इंप्रूवमेंट है तो आप सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। स्पेशल ओलंपिक का रूल है कि आप पहली बार जितनी दौड़े और दूसरी बार अगर दौड़े उससे 15% से आपने अच्छा टाइम किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऐसा होती है संदीप जी, क्या मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूं, मतलब प्रॉब्लम बताऊं कि क्या क्या होती है जो म्यूट को या किसी को अलाउ करते हैं तो? जी सर प्लीज सर, उसी को तो हाँ, देखिए कुछ कोई संस्थाएं हैं म्यूट एथलीट को भी स्पेशल ओलंपिक में डाल देती हैं, जिनका IQ बहुत अच्छा है और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो प्राइम नहीं है, उनकी हियरिंग प्राइम है, वो सुन नहीं पाते हैं लेकिन माइंड काफी हद तक ठीक है। वो जब स्पेशल ओलंपिक में आते हैं उनको ऑनेस्ट एफर्ट रूल का पता है, वो उतना ही आस्ते दौड़ते हैं कि 15% में भी नहीं पकड़े जाएं, और बहुत जल्दी नेशनली और इंटरनेशनली मेडल ले लेते हैं, जो हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और इससे हम लोग काफी मैं रजिस्ट करता रहा हूं इसके लिए, और काफी हद तक हम लोग उभर पाए हैं। मुझे लगता है कि इसको ध्यान दिया जाएगा। इसके बारे में संदीप जी, ऑनेस्ट एफर्ट रूल के बारे में आपको मैंने सुना था कहीं बोलते हुए, क्या आप बता देंगे ऑनेस्ट एफर्ट रूल के में कैसे रेसेस होती है स्पेशल ओलंपिक में? जी सर, ऑनेस्ट एफर्ट रूल, जोर से बोलिए। जी, ऑनेस्ट एफर्ट रूल के बारे में बता दूं सर कि मेरे अभी बहुत सारे कोचेस भी हैं और जो फेसबुक पे भी देख रहे हैं वहाँ पे भी वो जानना चाहते हैं। तो अभी इसको मैक्सिमम एफर्ट रूल कहा जाता है कि एक थ्योरी है कि कोई भी आदमी अगर कॉम्पिटिशन्स होता है तो 2 महीने में अपना परफॉर्मेंस कितना भी बढ़िया 15% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता है।
तो जब हमारे एथलीट्स जब भी कोई स्पेशल ओलंपिक्स का गेम होता है या इवेंट होता है, तो उसमें सबसे पहले जो राउंड होता है वो प्रिलिमिनरी राउंड होता है। अगर मान लीजिए 100 मीटर्स का रेस है और उसमें 8 लोग को हम लोग एक साथ दौड़ाते हैं 8 ट्रैक्स में, और हम लोग जितने भी जो क्लोजेस्ट टाइम है, जो बेस्ट टाइमिंग है, उसका हम लोग 10% या उसके हिसाब से जो क्लोजेस्ट टाइम होते हैं उनको उनका एक ग्रुप बनाते हैं अलग अलग। जैसे उसका M1 B1 ऐसा करके हम लोग उसका नाम देते हैं, और वो ग्रुपिंग हो जाती है सबका, और कंपटीशन उन्हीं ग्रुपिंग्स के बीच में होती है। लेकिन कुछ कोचेस ऐसे हैं, जैसे कभी कभी वो लोग होशियारी दिखाते हैं कि हमारे बच्चे को मेडल आ जाए, तो वो प्रिलिमिनरी में कहते हैं अपने एथलीट्स को कि धीरे दौड़ना, और धीरे दौड़ने से क्या होता है कि वो लोअर एबिलिटी वाले ग्रुप में चले जाते हैं, और वहां पे जब और हमारे एथलीट्स को पता नहीं होता, जब उनको जोश आता है या कुछ ऐसा किया तो वो और स्पीड दौड़ते हैं, और उससे क्या होता है कि वो 15% जो उनका ऑनेस्ट उससे भी ज्यादा वो अपना अचीव कर लेते हैं, और जिसके कारण जब हम लोग रिजल्ट शीट पे जाते हैं तो पता चलता है कि वो DQ है, तो उनको DQ कर दिया जाता है। वहां पे लिखा जाता है कि मैक्सिमम एफर्ट रूल, ऑनेस्ट एफर्ट रूल के कारण इसको किया, वो बताते भी है। तो अगर 15% से वो अपना पास्ट परफॉर्मेंस से ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये ऐसा सर होता है उसमें सर। वेरी गुड। सर संदीप जी, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं नंदिता को एक बार फिर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि उस समय उतने पार्टिसिपेंट नहीं थे, तो वो उनके गाने से आपको थोड़ा सा क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है उसके लिए गाएगी। जी 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 सर, जी सर। लेके आ जाओ। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत हमारी ये गोल्ड मेडलिस्ट है वर्ल्ड गेम में, एथेंस में इसने गोल्ड मेडल लिया था 500 मीटर की टाइम ट्रायल में, और ये बहुत अच्छा गाती भी है, और ये अनाथालय में पली पड़ी है, और इसके पासपोर्ट बनाने में इतनी दिक्कत हुई, मुझे पता, क्योंकि फिर माता पिता जी का नाम तो बहुत दिक्कत हुई थी, तो लेकिन अभी सारी चीजों से उबर कर इसने मेडल जीता, पॉपुलर हुई, और एक अभी इसका ही सर्विस कर रही है और अपनी जीविका चला रही है। नंदिता, आपका स्वागत है। आप नमस्ते बोलो बेटा सबको, जोर से बोलो आवाज में। हाँ, अभी ये गाना सुनाइए, वो जो सुनो जोर से। सुनो 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 सुनाइए। सुनो से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना भी जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम ही कहो, हमने कहा है जो तुम ही कहो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। हाँ, चलिए संदीप जी, आगे बढ़ाते हैं अभी। जी सर, एक और क्वेश्चन है सर, वो अस्ताद हाँ, सर ही लिख रहे हैं। वो बोलते हैं, आर देयर एनी स्टेशनरी ट्रेनर रेसेस फॉर स्पेशल किड्स? आर देयर एनी स्टेशनरी ट्रेनर रेसेस फॉर स्पेशल किड्स, स्टेशनरी ट्रेनर रेसेस। नहीं, खुलासा नहीं हुआ क्वेश्चन का। स्टेशनरी ट्रेनर रेसेस, आई डोंट नो सर, मे बी टेक्निकल हाँ, वर्ड है। ट्रेनर के लिए बहुत से कोर्स होते हैं जो स्पेशल ओलंपिक भारत करवाता है, और हम लोगों ने यहाँ कराए थे काफी साल पहले, लेकिन अब मैं थोड़ा आइसोलेशन में हूँ, और ऐसे बीच बीच में होते रहते हैं। साइकिलिंग के भी कोर्स होते रहते हैं। अगर वो झारखंड से या बिहार से हैं तो हम लोग उनको जरूर भेज देंगे, ताकि वो अटेंड कर सके और वो कोचिंग का लाभ ले करके ऐसे इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों को उसी तरह सिखा सके। जी सर। अभी तो पता नहीं विजुअली इम्पेयर्ड है कोई, वो बार बार लिख रहे हैं, तो कोई पूछ रहे हैं 100% ब्लाइंड के लिए कौन सा गेम? हाँ, हम जवाब दे सकते हैं उसका। जी सर, वो पूछना चाह रहे हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कौन कौन सा गेम है सर?
देखिए इसमें तो काफी हमने गेम देखे हैं, क्रिकेट भी है उसमें, वो साउंड वाला बॉल होता है, बीच में उसके कुछ डाला होता है तो उनको पता लग जाता है कि कितनी दूर पर है बॉल, और उससे वो बैट से मारते हैं। फिर बॉची है, बॉची में भी हम लोग थोड़ी जो आवाज वाली बॉलें हैं वो करके करते, लेकिन उसमें ये बहुत चूंकि बहुत कम है, और विजुअली इम्पेयर्ड जो है ये इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड की अगर मल्टी मल्टी डिसेबिलिटी है तो उसमें आते हैं, नहीं तो वो स्पेशल ओलंपिक द्वारा उनके लिए खेलें आयोजित अभी तक नहीं होती हैं। और यहाँ पर कई विकलांग मंच है और कई लोग हैं जो कि मल्टी डिसेबिलिटी को डील करते हैं, तो वहाँ पर जरूर गेम है उनके लिए। तो स्पेशल ओलंपिक में नहीं है ये, हम लोग झारखंड में, ये हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, हम लोग चाहते हैं कि वो भी मिले, लेकिन अभी तक उनका प्रावधान नहीं है। सर अस्ताद जी हैं, उनका क्वेश्चन मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ सर, वो खुद पूछ लेंगे। अच्छा, प्लीज सर अनम्यूट सर, अस्ताद सर। या Good afternoon, sir. Astad here. Asad, very good morning. Yes, please. Sir, my question was for the special kids, do you have any races, like they have virtual races on the trainer, stationary trainer or the rollers, especially on the trainer now, because you can have virtual races online, or you can have a race, you can have the trainer set up in a hall and you can have races. So it's a very safe environment. Like my son is unable to, he rides the trainer very well. He rides the trainer over an hour. Yes. But he is unable to balance. His balance is not there because of his disability. So he is not able to ride the bike normally on the road. I understand. But he rides the trainer. He rides about an hour plus of trainer almost every day. So are there any races like that which the kids can be encouraged to do, or because it's a very safe environment for them then? Yes, I do agree. Indeed, it's a very innovative and good question. And because we never had this type of races up to now, but since in COVID lockdown condition, we can have this. I will certainly I'm going to suggest to the Disability Commissioner of Shivaji, who will be appearing very soon. In addition, I will suggest to our local chapter of Special Olympic, if they can, or Special Olympic Bharat, if they can arrange this type of races through webinar. I mean, it will be cycling races, so that the frequency of pedal, the position can be judged on the frequency of pedal per minute. But again, Mr. Palkiwala, the ratio on the cycle will be a matter. I mean, if you make them participate with a fixed ratio, that only in 75 ratio you can have this race, then it will be valid. Otherwise, a person using roller on heavy ratio may not get a place. Correct. I understand that. So we can always have that restriction that it could be, you can actually have it as that it should be a fixed gear bike or a single gear bike. Something like that. And that also fixed for everyone. I mean, if every rider should be using the same ratio, then only the decision can be made. Otherwise, if a person is using 90 and other is using 75, the person using 75 ratio will easily win, and that could happen. Yes, that we are going to suggest this very soon, and it is indeed a very good question. I saw your son riding on the fixed. The trainer, so he does on the trainer. Yes, he does it very nicely. I have seen it, and I'm going to suggest two places, and I hope it comes through, and we will let you know. Thank you, Rashid. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर। यही था सर, लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आगे अगर कोई बोलना चाहता है। Sir, one more, if I can ask you. Yes, please carry on. Sir, any for how to, like my son's problem is because he's a special child, the balance is a problem. But any tips on how to get him riding a bike on the road? Any special tips required? Yeah, of course, I know how to do it because I've been a cyclist. But any special tips from your side, from your experience, how to get the kid the balance, and any special tips from your side? Yes, sure. May I know what's his body weight? So he's about 87 kilos.
He's 87. about 6 feet tall. I see. Otherwise, we can attempt one way that, for a beginner, the side wheels are given in cycle sometimes. Yeah. That could help you, but since his body weight is too much and he's too tall, his center of gravity will be too off the ground, and Correct, balancing sir. will be a little difficult for him. You will have to stay with him for until he is practiced. That is the only solution I can see. Or in the roller, the rollers on which you can balance the thing, you can make him pedal on the roller. Home trainer rollers, and you can hold it for some time, but it is a tedious exercise. It may take months for you to make Yes, him, sir. Yes, yeah. sir. I don't mind the workload. That's no problem Yes. for me. Yeah, we have trained a few of the riders this way only, but holding him on the roller, the three rollers of which, So holding him from the seat tube and the head tube basically initially, and then that's how, sir. Yes. That's what you mean. Yes. No, you can give Sahara in a Hindi word by holding any part. I mean, his arm, his handlebar, his buttocks, and gradually you can remove one hand. Okay, sir. It helps. Thank you. Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर. अब कोई क्वेश्चंस तो नहीं है सर. अब आप ही के हैं सर, वो कुछ कहना चाहेंगे? शिवाजी सर को अभी तक तो नहीं आ पाए सर, वो शायद उनका मीटिंग भी था. मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर उनसे. हाँ, डॉक्टर शिवाजी आते हैं तो, क्योंकि वो कमिश्नर डिसेबिलिटी हैं, कभी कभी हम लोग को पता है काफी बिजी शख्स हैं वो. अगर आ सकते हैं तो ऐसे चीफ गेस्ट हैं, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा. उनको हुकअप करके देखो, अगर आ गए हैं ऑफिस में तो हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे. उन्होंने ये स्टेज दी हम लोगों को. तो हेलो संदीप. हाँ सर, वो लाइन पे ही है सर. अच्छा, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आए अपना नमस्कार. नमस्कार शिवाजी. I have been joined by another ID, Bihar Civil Society Forum. I don't know how it has been done. Okay. Anyway, I was listening your beautiful speech, and really I thank you, Dr. Maxwell Trevor. Yes. Yeah, so very beautiful. When I was traveling, I heard about your beautiful voice, and just you are very much experienced person in the field of sports. And Mr. Avatar Singh always make me to laugh whenever he talks anything. All day I remember, and when I'm going to sleep, 12 baje, then I remember Mr. Avatar Singh is very much made for the sports, and I admire his all the things. The credit goes to him in the field of the Special Olympics as well as the field of the cycling sports. Mr. Sandeep Kumar, who is the sport director and coordinating the programs. Mr. Yes. Santosh Kumar Sinha ji, then I see Abhijit Seth ji, Aditya Kumar, and so many, Hari Mohan, and so many persons, and many of their parents as well as the coach. This type programs always appreciated by our department, like Office of State Commissioner Disability, and I see other State Commissioner Disability also should make him to join like these programs in other state also. So I think if they will given the opportunity, I think they have associated with our on the groups, and they keep telling us, why not you are calling us? We also would like to join these programs. तो मैं इस तरह के जो programs करते हैं, मैं सभी को बोलूँगा कि अपने अपने स्टेट के कमिश्नर को जरूर आप बुलाएं, एंड इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम करने से आई थिंक कि जो हमारे जो फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी एंड स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिलेगा. और मिस्टर अवतार सिंह बहुत बढ़िया
प्रमोट कर रहे हैं. He got many award also, I know, especially Bihar award ceremony. Also many times he have been visited Bihar and helped us in organizing the national coaching camp as well as the championship also. And Mrs. Avtar Singh also, she always very keen heart about the Bihar and Bihar programs, and always he helps whenever we need. वो हमेशा हेल्प करते हैं. और उनकी देखकर मुझे लगता है उनके इतना एज है, मैं तो वो तो एज एक दिखा रहे हैं तो कितना एज है, लेकिन मैं किसी से पूछूंगा मिस्टर अवतार सिंह का क्या एज है तो वो नहीं बता पाएंगे. तो सेम मिस्टर अवतार सिंह के बारे में भी मैं हम लोग भी सोचते हैं कि उनके जैसे फिट रहें, लगातार सोचते रहें और टेंस कम रहें. कभी कभी प्रेजेंट करते समय अवतार सिंह साहब टेंस हो जाते हैं, तो टेंस कम बहुत अच्छा बोला. दूसरे फैक्टर भी है शिवाजी. तो और मैं चाहता हूं कि इस तरह का बिहार हमेशा स्पोर्ट्स प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी में आगे रहा है. मैं आपने देखा होगा आज का जो प्रोग्राम है ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से होस्टेड है. तो बिहार डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, बिहार स्पेशल ओलंपिक्स है, बिहार पैरालंपिक्स है, एबी ओलंपिक्स है, बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी है. आपने सोचा कि हमने सबसे पहले बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की थी. मैं सोचा था कि एकेडमी हो, पहले खेल में तब जाएंगे जब वो उस प्रैक्टिस होगा, वो कुछ करेंगे. तो मैंने सोचा था और मैंने एस्टेब्लिश करवाया था बिहार डिसेबल 1 जनवरी 2000 को, यानी 20 वर्ष पहले बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी. और उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजें होती. बिहार से झारखंड अलग हो गया, बंटवारा हो गया भाई भाई में, और अवतार सिंह झारखंड चले गए. बड़े एसेट थे. स्टिल मैं मानता हूँ अवतार सिंह 1 नंबर के बिहारी हैं, क्योंकि हमेशा बिहार की बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं, और जितने दिन उनका कंट्रीब्यूशन रहा है तो मैं कभी नहीं मानता हूँ वो झारखंडी है. इसीलिए अगर आज के प्रोग्राम अगर बिहार स्पेशल ओलंपिक होस्ट कर रहा है तो ये अवतार सिंह भी बिहार के हैं और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. इसलिए कोई अगर सोचे कि झारखंड होते बिहार में दे रहे हैं तो मैं कभी नहीं उनको माना हूँ कि वो झारखंड के हैं. वो बिहार के लिए एसेट है. इनफैक्ट वो पूरे इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए एसेट है फील्ड ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एंड ऑल द डिसेबिलिटी एंड सो. और मैं इसी तरह मैं जितने बातें आपने बोला मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. मैंने किताबें एक लिखी थी जिसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन था. मैं संदीप ये सब मिलकर दिया था. आपने देखा होगा खेलो इंडिया कार्यक्रम की किताबें निकली, मैं अपने ऑफिस में रखता हूँ. ये देखिए, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में, इसमें भी मैंने लिखा. हम लोगों ने मिलकर पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स में अपना योगदान दिया था. ये भी किताबें हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, आप लोग को मिली होगी. इस किताबें में हम लोग ने लिख कर दिया. और ये भी किताब है. ये आपने देखा टोटल अलग अलग कलर के टोटल 4 किताब है और एक रेड का भी है. तो एक साथ में नहीं कर सकता हूँ. तो ये ब्यूटीफुल किताबें और मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किया है. तो ये शायद आप लोग देखे होंगे किताब को, नहीं देखे होंगे तो हमारे पास अवेलेबल रहती है किताब. और हम लोग अभी एक किताब में मैंने लिखा था कि जो हमारा एडेप्टिव स्पोर्ट्स इन फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, संदीप चाहेंगे कि उसका जो हम लोग ने लिखा था कि शुरुआती समय बच्चे को क्या करें, अगर पीडीएफ फॉर्म लोगों को दें. मैं देख रहा था तो मैं एडेप्टेड स्पोर्ट्स इन फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, तो हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एडेप्टेड स्पोर्ट्स की बहुत जरूरत है. हम तो बात करते हैं जो साइकिल चला पाते हैं, लेकिन जो हमारे ट्राईसाइकिल पर चलाते हैं या हमारे जो गोशिया खेल है जो बिल्कुल लेटे रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, बियॉन्ड जो टोटली डिसेबल पर्सन है, उसके लिए क्या हम कर रहे हैं. तो हम लोग ने MATP का जो प्रोग्राम है, हम संदीप बहुत बढ़िया काम करता है. और मेरा स्पोर्ट्स फॉर ऑल RPWD Act, Rights of Person with Disability Act, under section 30 it says that the government have to, appropriate government have to establish all the facilities and unified programs for person with disability also. Likewise, मैंने बिहार में जितने स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ मैंने बैठक किया था और मैंने बोला था कि जो भी आप स्पोर्ट्स करवाते हैं आप उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी थोड़ा सा उसमें समय दें, क्योंकि स्टैंड ऑन फैंस, माने फैंस जो रहेंगे, फैंस ऑन स्टैंड जो है वो रहेंगे. और साथ ही साथ हमारे बच्चे को भी लगेगा कि हम इंक्लूडेड हैं और उसमें इंक्लूजन की बात आएगी. हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम प्रोजेक्ट यूनिफाई किया था पटना में. पटना प्रोजेक्ट यूनिफाई आप गूगल में सर्च करेंगे तो पूरा मिलेगा. हम लोग को इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया था स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के द्वारा. इट वाज ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स. संदीप बता पाएंगे कि बहुत कब वो प्रोग्राम्स था और
हमको लगता है कि 2008, 9 या 10 के समय प्रोग्राम्स चले थे और बहुत सुंदर प्रोग्राम्स हुए थे, प्रोजेक्ट यूनिफाई। तो ये प्रोग्राम्स, अभी मेरा एक वेबिनार था अर्ली इंटरवेंशन पर, तो हमने जो अर्ली इंटरवेंशन को जो लोग हमारा प्रोग्राम्स देख रहे थे RBS के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके अंदर SNCU है, स्पेशल न्यूनेटल केयर यूनिट, और उसके बाद DIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, DIC। तो आप मालूम नहीं, आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है इसके बारे में? सरकार के पास पैसा करोड़ के करोड़ रुपीस है। हमारे प्रोग्राम्स PSC स्वास्थ्य विभाग, वेलफेयर विभाग के साथ है। हम लोग को जरूरत है कि उसके साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। हम लोग जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो कार्यक्रम है उसके साथ जो भी हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अभी संदीप ने हमारे ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने यंग एथलीट का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तो मैं सोचता हूं कि जो शुरुआती समय में जो बच्चे के जो मोटर स्किल्स डेवलपमेंट है उस पर काम करें, और जो मोटर स्किल डेवलपमेंट, आई हैंड कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होंगे तो हमारे बच्चे साइकिलिंग भी अच्छा करेंगे और अदर स्पोर्ट्स को भी अच्छा करेगा। तो मैं इस पर खुला बहस होने की जरूरत है। और छोटे स्तर से जब वो अर्ली इंटरवेंशन के दौर में रहता है, जब वो स्टार्टिंग में जब पर्सन विद डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई होते हैं, इनफैक्ट आपको मालूम है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बिलो 6 ईयर इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और जो मोटर डेवलपमेंट्स की प्रक्रिया है, न्यूरो मोटर डेवलपमेंट की प्रक्रिया 6 साल तक में बहुत सारा मैच्योर कर जाता है। बाकी 90% 6 साल तक होता है, बाकी 10% अप टू 18 ईयर्स होते हैं। तो हमको पूरे भारत में एक मुहिम चलाना है कि छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर, शुरुआती PSC के स्तर पर, ANM के स्तर पर इस मुहिम को चलाया जाए, और हम उसमें काम कर रहे हैं। आप लोग का इतना बड़ा अनुभव है। मैं चाहूंगा अवतार सिंह साहब, आपका एक लंबा इतिहास है, क्या मैं चाहूंगा कि किताब लिखे आप। मुझे बड़ी रुचि रहती है किताब, बुक्स दिखा रहा था। संदीप भी आपको मदद करेगा, मैं भी आपको मदद करूंगा। छोटे छोटे किताब, मैनुअल, एक जो आपने बनाया उसको छोटा छोटा अटरेंस, जैसे हम लोग ने सीखते हैं शुरुआती समय में कि जब बेबलिंग होता है तब बोलना, सेमेंटिक्स होते हैं तब हमारा पैराग्मेटिक्स होता है, ब्रेन में हमारा जो वोकैबुलरी डेवलप होता है। क्या हम कुछ ऐसे छोटे छोटे मैनुअल्स बना सकते हैं? बिहार गवर्नमेंट विल पब्लिश इट। हम अपने गवर्नमेंट की तरफ से उसको पब्लिश कराएंगे, और ये पूरे इंडिया के लिए, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के लिए हमारे जो आपके अनुभव है वो हम लोग साझा कर पाएंगे। थैंक यू सभी। और अभी हमारे लगता है ग्रुप में 31 लोग हैं। अगर 31 लोग का एवरेज आयु जो है अगर 20 ईयर्स होंगे, 20 into 30 कितने हो गए हैं संदीप? 600 ईयर्स। 600 ईयर्स का हम लोगों ने अभी 1 से 1.5 घंटे तक एक दूसरे को शेयर किया है, एक दूसरे को जाना है। तो ये 600 ईयर्स एक कभी हम लोग को मिल नहीं सकता है, लेकिन इतने कम अंतराल में 1.5 से 2 घंटे में 600 ईयर्स का अनुभव एक दूसरे में साझा किया है। दैट आई हैव टू, ये हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग में इतनी ताकत है, हम लोग एक दूसरे में इतने पोटेंशियल है। और ये हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी है, वो भी बहुत प्रोडक्टिव सिटीजन है। और खाली साइकिल खिला कर नहीं, उसको प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना है कि अपनी जिंदगी में जो और बेहतर कर सके, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन करे। उसके तहत बिहार सरकार गवर्नमेंट जॉब देती है। आपको मालूम है बिहार पहला राज्य है पूरे इंडिया में जहां स्पोर्ट्स के आधार पर डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब होती है, और चाहे वो स्पेशल ओलंपिक्स की बात हो या पैरालंपिक जो भी हो। और हम लोग लगे हैं इसकी नंबर्स को बढ़ाने के लिए, हर इवेंट्स के बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिले और रिकॉग्नाइज करे। एजुकेशन ही नहीं पैमाना होना चाहिए कि आप कितने एजुकेटेड हैं तो आपको जॉब, या आपको बाकी आप कितने फिट हैं, आप कितने स्पोर्ट्स में फिट हैं, कितने स्पोर्ट्स में खेलते हैं, कितने आप पैमाना। ये पैमाना के लिए हम लोग चलिए आइए आंदोलन करें, सबको मिल के बातें करें। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है कि अगर आप खेलते हैं तो उसके आधार पर भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो क्या पूरे इंडिया में मुहिम छेड़े। ये स्पोर्ट्स भी एक पैमाना है एजुकेशन का। और आज जो कोरोना का जो समय है आपने देखा होगा, वही लोग विन कर रहे हैं जिंदगी से जो स्पोर्ट्स में अच्छे रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में फिट रहे हैं। आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा है, दे आर सर्वाइविंग। उनको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, कोई उनको डायबिटीज नहीं हो रही है, कोई उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और तो जब स्पोर्ट्स ये पैमाना है कोविड को हराना है, स्पोर्ट्स ये पैमाना है कोविड को हराना है, तो क्यों नहीं इसको
अन्य चीजों में भी जोड़ने का पैमाना है। धन्यवाद। मुझे आपने बुलाया, सॉरी मैं टाइम पता नहीं चल पाया कि कितने बजे से आज प्रोग्राम था। और मैं संदीप को बधाई दूंगा, पूरे बिहार टीम को बधाई दूंगा कि आप इस तरह का कार्यक्रम करें, आप लीड लें पूरे इंडिया में, और बिहार गवर्नमेंट आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद अवतार सर को और डॉक्टर मैक्सवेल सर को भी, और भी हमारे साथ जो अर्जुन अवार्डी जुड़े थे, अमर सिंह सर, मीनाती महापात्रा मैम, अरविंद अर्थाना मैम को, सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एकदम मैं सर विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि आज का जो वेबिनार हुआ वो हमारे एथलीट्स के लिए और हमारे कोचेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हम सर चाहेंगे कि आप, जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी बेसिक्स ऑफ फिटनेस के बारे में बात किया था, तो इसी तरह हम लोग और भी वेबिनार्स करते रहें और एक जुड़ते रहें। तो आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।